वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मेरी अगर वॉइस आ रही हो, सब कुछ प्रॉपर हो तो एक बार यस सर यस सर यस सर लिख के कमेंट कर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर सेशन। टिल देन लेट मी चेक गाइस। जस्ट अ मिनट। परफेक्ट। सो कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? एवरीथिंग सीम्स गुड। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड टॉपिक्स पर, है ना। और आज इसका है डे नंबर 6। हम लोग ने इसके पहले भी कई सारे उन टॉपिक्स पर डिस्कशन किया है जो कि एग्जाम में 101% आना ही आना है ना। तो आज भी हमारा सेशन उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर रहने वाला है जिनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है खास आज के सेशन में। ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए, सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स हैव सम डिस्कशन। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग कुछ देखेंगे रिगार्डिंग प्रोसेस लाइफ साइकिल के बारे में। तो पहला टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है? प्रोसेस लाइफ साइकिल। क्या होता है ये टॉपिक? प्रोसेस से क्या मतलब है? लाइफ साइकिल इसकी क्या होती है ना, समझेंगे। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले, क्योंकि ये टॉपिक हमने पिक किया है ऑपरेटिंग सिस्टम के एक पार्ट से, ये टॉपिक इसलिए पिक किया गया है क्योंकि यहां से हर बार क्वेश्चन बनता है और ऐसा हो नहीं सकता कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में यहां से क्वेश्चन ना बने। तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल को सीखते हैं, फिर इस टॉपिक पर आगे हम लोग पहुंचेंगे। सो टिल देन लेट मी कनेक्ट अ ब्लैंक पेज विद यू। परफेक्ट। एंड हियर इट इज। तो देखिए, टॉपिक का नाम है आपका पीएलसी, यानी प्रोसेस लाइफ साइकिल। क्या मतलब होता है? इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि बेसिकली प्रोसेस क्या होता है कंप्यूटर में। तो सबसे पहले अगर हम प्रोसेस की बात करें तो कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी एप्लीकेशन अगर आप ओपन करते हैं तो वो एक प्रोसेस है। हम इसको बोलते हैं प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। यानी जब आप प्रोसेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको वो डेफिनेशन क्या दिखेगी? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। आप कहेंगे सर हमें समझ में ही नहीं आया, इसका मतलब क्या है ना। तो अभी रुक जाओ, अभी हम समझा रहे हैं। जैसे सपोज करिए ये जो नोट पैड है जिस पर मैं लिख रहा था या लिख रहा हूं इस समय, ये इसको मैंने ओपन किया। जैसे ही मैंने नोट पैड को ओपन किया लिखने के लिए कि मैं आपको कुछ लिख के समझाऊं, तो ये क्या बन गया? एक प्रोसेस बन गया। और जब तक हमने नोट पैड को ओपन नहीं किया था तब तक ये क्या था? एक प्रोग्राम था। तब तक ये क्या था? एक सॉफ्टवेयर था। यानी जिस समय हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं उस समय वो क्या बन जाता है? प्रोसेस बन जाता है। जैसे आपके मोबाइल फोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन क्या आप सभी एप्लीकेशन पर एक साथ काम करते हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। कभी हम व्हाट्सएप पर काम करते हैं, कभी हम फेसबुक पर चैटिंग करते हैं, तो कभी हम कॉल करते हैं, तो कभी हम वीडियो कॉल करते हैं। बस यही तो है, यही तो समझना है आपको। यानी जब तक वो एप्लीकेशन बंद फेज में है, जब तक आपने उस पर काम नहीं किया, कोई एक्शन नहीं किया, तो वो क्या है? दैट इज योर प्रोग्राम। और जैसे ही आपने उस एप्लीकेशन पर क्लिक किया, अब वो क्या बन गई? प्रोसेस। तो दैट इज कॉल्ड, समझ में आ गया प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। हम लोग यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोसेस की लाइफ साइकिल। इसका मतलब कोई भी प्रोग्राम जब प्रोसेस बनता है तो उसको कितनी स्टेजेस से गुजरना होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हमें ये बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या प्रोग्राम और प्रोसेस में जो डिफरेंस है ये क्लियर हुआ है?
वेरी गुड। तो अब देखिएगा इसमें हम लोग बात क्या करने वाले हैं। देखिए सपोज करिए कोई भी प्रोसेस जो होता है वो सबसे पहले क्या होता है, क्रिएट होता है। सबसे पहले वो प्रोसेस क्या होगा गाइस, क्रिएट होगा। प्रोसेस क्रिएट होने पर क्या होता है, हमने इसको ओपन किया तो ये एक तरीके से क्रिएट हो गया। लेकिन क्या ये जो नोटपैड की फाइल थी क्या ये डायरेक्ट ओपन हुई, तो आंसर है नहीं। इसको ओपन करने के लिए सीपीयू में इसको आना पड़ता है, तभी ये एग्जीक्यूट होता है, तभी ये प्रोसेस होता है। तो यानी बिना सीपीयू के परमिशन से कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, ये बात डैम श्योर है। लेकिन अब एक क्वेश्चन और उठता है कि सीपीयू का काम क्या है, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करके रखना, है ना। जैसे यहां पर अगर हमने ये नोटपैड ओपन किया हुआ है तो इसमें सीपीयू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सीपीयू कई बार क्या करता है, एप्लीकेशन को ओपन नहीं करता। आपने देखा होगा जब आप बहुत सारी एप्लीकेशंस को अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पर ओपन कर लेते हैं तो वो हैंग हो जाता है ना। कई बार अगर उसकी प्रोसेसर बढ़िया वाला ना हो तो अक्सर क्या देखा गया है कि वो हैंग हो जाता है और शट डाउन हो जाता है। तो इसका मतलब कि सीपीयू अगर अच्छा होगा तो ही हम मैक्सिमम प्रोसेसेस को अपने सिस्टम में ओपन कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि आजकल के सिनेरियो में हम प्रोसेसर को रजनीकांत मान के चलते हैं कि कोई भी सीपीयू या कोई भी प्रोसेसर है वो एक समय पर कई सारे काम करेगा। लेकिन क्या सीपीयू के पास ये पावर होती है कि वो एक समय पर कई सारे काम करे, तो आंसर है बिल्कुल नहीं। कई सारे सीपीयू कई सारे काम कर सकते हैं, लेकिन एक सीपीयू एक समय पर एक ही काम करता है। आप कहेंगे नहीं सर, एक सीपीयू एक समय में कई सारे काम कर सकता है। जैसे हम एक समय पर फेसबुक भी चला सकते हैं, सेम टाइम पर हम कोई एक गेम भी खेल सकते हैं, है ना, मिनिमाइज करके कई सारे काम कर सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि वो सीपीयू एक समय पर कई काम कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्योंकि जब हम ही एक समय में एक काम कर सकते हैं, है ना, तो सीपीयू कहां से एक समय पर मल्टीपल काम करेगा। लेकिन वो फीलिंग लेकर आना कि वो काम इतनी तेजी से होता है कि हमें लगता है कि वो मल्टी इन्वायरमेंट में काम हो रहा है, मल्टी प्रोसेसर है, मल्टीटास्किंग है। बात समझ में आया। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं क्या, मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टीटास्किंग, एक समय पर कई सारे काम को प्रोसेस करना। लेकिन आप इसके पीछे का छुपा हुआ रीजन समझ चुके हैं कि ऐसा बेसिकली होता नहीं है। ये काम इतनी तेजी से होता है कि हमें लगता है कि सीपीयू एक समय पर कई सारे काम को कर रहा है। तो प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, सीपीयू क्या काम करता है, इतना आपको समझ में आ चुका है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जरा इसको समझो, है ना। क्यों हम प्रोसेस लाइफ साइकिल पढ़ने जा रहे हैं, इसके पीछे का मोटिव क्या है। इतनी कहानी से हमें एक प्रॉब्लम लगी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि सीपीयू है एक और प्रोसेस हैं कई सारे, P1 सपोज करो, P2 सपोज करिए, P3, है ना, कई सारे प्रोसेस हैं एंड सो ऑन अप टू है। और वो बेचारा भोला भाला सा एक सीपीयू। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज करो प्रोसेस P1 जो है वो सीपीयू में एंटर हो गया। अब हो सकता है P1 को बहुत देर लग रही हो एग्जीक्यूट करने के लिए, तो P2 बेचारा बाहर वेट कर रहा है और कह रहा है मेरा नंबर कब आएगा। बहुत मेहनत के बाद P2 का नंबर भी आ गया सीपीयू में एग्जीक्यूट होने के लिए, फिर P3 वेट कर रहा है। और इस तरीके से कई सारे प्रोसेस हैं जो वेट करते रहते हैं कि हमें भी सीपीयू के पास जाना है और एग्जीक्यूट होना है। बात समझ में आ गई। अगर आपके पास प्रोसेसर थोड़ा सा स्लो हो आपके कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में, तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपका मोबाइल फोन या आपका जो सिस्टम है वो बार बार हैंग हो जाता है। तो हैंग होने के पीछे रीजन यही है कि उसकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है और प्रोसेस बहुत सारे हैं। गेटिंग द पॉइंट। इसी चीज को हम समझेंगे किसमें, प्रोसेस लाइफ साइकिल में। तो चलिए एक बार देखते हैं टॉपिक के बारे में इन डिटेल। हैव अ लुक। हाँ बिल्कुल सही, नैनो पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है, इनफैक्ट नैनो से भी और कम होती है ना, पिको पर सेकेंड में स्पीड इसकी होती है। तो प्रोसेस लाइफ साइकिल में सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि कितनी स्टेजेस होती हैं। तो आंसर है देयर आर 5 स्टेजेस इन प्रोसेस लाइफ साइकिल। ये 5 स्टेजेस कौन कौन सी हैं इनको याद कर लीजिए।
सबसे पहला क्वेश्चन यही याद करिएगा कि 5 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले होती है न्यू स्टेज, फिर होती है रेडी स्टेज, देन रनिंग स्टेज, देन वेटिंग स्टेज, देन टर्मिनेशन स्टेज। इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि आप एक दौड़ में हिस्सा लेने जा रहे हैं, है ना, एक मैराथन है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, या एक एग्जाम है जो आपको देना है ना, यूपीपीसीएल का एग्जाम मान लीजिए, ये आपको देना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप देखते हैं कि मुझे फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करना है इसका मतलब न्यू स्टेज पर हैं आप देख रहे हैं क्या मेरी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है, क्या मैं इस फॉर्म को फिल कर सकता हूं। फिर आप सोचते हैं क्या मैं पढ़ पाऊंगा इसके रिलेटेड। तो ये है न्यू स्टेज जिसमें आप प्लानिंग करते हैं। फिर है रेडी स्टेज जिसमें आप सिलेबस देखते हैं क्या क्या है, कि अच्छा ये सिलेबस है, हमें इसके अकॉर्डिंग एक शेड्यूल आपने तैयार किया। फिर है रनिंग स्टेज जब आपने पढ़ना शुरू किया। फिर है वेटिंग स्टेज, आप पढ़ चुके हैं, आपका रिवीजन हो गया है, अब आप वेट कर रहे हैं सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, वेटिंग है। फिर होता है आपका टर्मिनेशन स्टेज, यानी वो डेट जिस दिन आपका एग्जाम होता है वो होती है आपकी टर्मिनेशन स्टेज, यानी उस दिन एग्जाम के बाद आप क्या हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और कहेंगे अरे वाह पेपर बहुत बढ़िया गया, अब इंतजार है सिर्फ सिलेक्शन का, है ना, उस दिन का जिस दिन हमारा आपका रिजल्ट आए और आपको दिखे कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड इन द यूपीपीसीएल एज एन असिस्टेंट अकाउंटेंट, है ना, और तुरंत आप हमें फोन करके बताएं सर थैंक यू वेरी मच, है ना, सिलेक्शन हो चुका है, और फिर मिठाई का डिब्बा हमारे घर में आप भेज दें, है ना। तो यही पूरा एक प्रोसेस होता है। वेरी गुड। अब देखिए इसको कंप्यूटर किस तरीके से करता है। न्यू स्टेज का मतलब यहां पर क्या है, प्रोसेस का क्रिएट होना। जैसे नोटपैड हमारे सिस्टम में है तो इसका मतलब वो न्यू स्टेज में है, वो क्रिएट हो चुका है। फिर रेडी स्टेज का मतलब होता है कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करने से पहले वेट करता है सीपीयू के फ्री होने का, कि सीपीयू कब फ्री होगा, और सीपीयू के फ्री होने से पहले वो कहीं पर वेट करेगा। तो रेडी होता है रैम स्टेज, जहां पर वो प्रोसेस वेट करता है। तो कई सारे प्रोसेस वेट कर सकते हैं एक साथ, कहां पर, रैम में जाकर। तो रेडी का मतलब हो गया रैम। रनिंग का मतलब जब रैम से कोई भी प्रोसेस सीपीयू में एंटर करता है, जब सीपीयू कहता है मैं खाली हो गया हूं, है ना, अब रैम से कहता है कोई प्रोसेस भेजो, तो रैम क्या करती है, सीपीयू को एक प्रोसेस एलोकेट करती है। फिर वो प्रोसेस क्या हो जाता है, अब देखो वो जो प्रोसेस जो सीपीयू के पास में आया, दो कंडीशन होंगी वहां पर, या तो वो प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट कर जाएगा, है ना, या फिर वो प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। दो ही बातें तो होती हैं। तो इसका मतलब रनिंग के बाद में आपका क्या आएगा, वेटिंग हो सकती है और टर्मिनेशन भी हो सकता है ना। हो सकता है वो अंदर गया लेकिन पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो सीपीयू कई बार उसको वापस भेज देता है कि चलो तुम्हें बाद में देखेंगे, पहले दूसरे प्रोसेस को एंटर करवाता है। तो इस केस में वो वेट कर सकता है, और अगर वो पूरा एग्जीक्यूट हो गया तो इसका मतलब टर्मिनेट हो जाएगा। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको, है ना। तो एक बार फिर से हम इस इमेज के थ्रू समझ लेते हैं। यहां से पहला क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि पीएलसी में कितनी स्टेजेस, 5 स्टेजेस। कौन कौन सी, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेशन। प्रोसेस जैसे ही बना वो न्यू में आया मतलब प्रोसेस बना, रेडी में आया मतलब रैम में चला गया, इंतजार कर रहा है मेरा नंबर कब आएगा। रनिंग का मतलब सीपीयू है। वेटिंग और टर्मिनेशन, यहां पर 3 स्टेजेस हो सकती हैं। एक तो वो टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट का मतलब कि सीपीयू में वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया। जैसे अगर हम जो नोटपैड में लिख रहे हैं उसको हम सेव कर दें तो इसका मतलब वो टर्मिनेट हो जाएगा, वो अब सीपीयू से निकलकर हार्ड डिस्क में पहुंच जाएगा। ये हो गया टर्मिनेशन। वेटिंग मतलब हमने उसको सेव नहीं किया, देखो ये देखो हमने इसको सेव नहीं किया है ना, तो ये वेटिंग स्टेज में है, अभी ये कहां पर है, सीपीयू में एग्जीक्यूट हो ही रहा है ना। अब अगर हम इसको कैंसिल कर देंगे या इसको हम सेव नहीं करेंगे तो ये वेटिंग स्टेज में चला जाएगा, यानी अभी ये कुछ नहीं हो रहा है, ये एम्प्टी बैठा हुआ है। तो इतनी देर के लिए सीपीयू किसी दूसरे प्रोसेस को बुला लेगा और इस प्रोसेस को ऐसे ही रैम में भेज देगा कि चलो तुम निकलो यहां से, रैम में जाओ, तुम्हें बाद में देखते हैं क्या करना है, ठीक। और सस्पेंड का मतलब क्या होता है,
कभी कभी बहुत हैवी प्रोसेस आ जाता है सीपीयू के पास, सीपीयू कहता है जाओ हम करेंगे ही नहीं तुम्हें, है ना, हमें बिल्कुल करना ही नहीं है एग्जीक्यूट, तो सीपीयू क्या करता है उस प्रोसेस को सस्पेंड कर देता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपका सिस्टम चलते चलते एकदम से बंद हो गया, या आपका मोबाइल एकदम से चलते चलते बंद हो गया, है ना। ये केस आप तब देखते हैं जब आपका कोई भी गैजेट पुराना हो जाता है ना, तो वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाता है। तो आप कहते हैं लो अभी चल रहा था इतना अच्छे से और बंद हो गया, बताओ क्या हो गया इसको, है ना। तभी तो नया प्रोडक्ट लेते हैं आप जब वो बिल्कुल मर जाता है, वरना तो तब तक ठोक पीट के उसको चलाते रहते हैं ना, कैसे भी चले, इंडियन कल्चर है। तो ये हो गई आपकी स्टेजेस, शायद ये स्टेजेस आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो इन 5 स्टेजेस के बारे में एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा। न्यू का मतलब क्या है, जब कोई प्रोसेस क्रिएट होता है, और क्रिएट वो कहाँ होता है, हार्ड डिस्क में। यानी ये जो नोटपैड की फाइल थी, ये जब मैंने जहां से मैंने ओपन करी, कहाँ पे ये रखी हुई थी, या तो सिस्टम में ही कहीं ना कहीं ये नोटपैड होता है ना, या तो सी ड्राइव में होगा या डी ड्राइव में होगा या आपकी किसी एप्लीकेशन के अंदर होगा, तो इसका मतलब हार्ड डिस्क में है वो। तो न्यू का मतलब क्रिएट या फिर हार्ड डिस्क। रेडी का मतलब वो रैम में आ गया, और रैम में आने का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, यानी वो वेट करेगा, है ना, वेटिंग प्रोसेस। जैसे हम लोग कोई फ्लाइट पकड़ने के लिए जाते हैं तो पहले एयरपोर्ट पर क्या करते हैं, वेट करते हैं उस फ्लाइट का, है ना, तो वैसे ही ये वेट कर रहा है प्रोसेस रैम में। फिर रनिंग में आ गया, मतलब सीपीयू के पास आ गया, और सीपीयू फिर इसके ऊपर एएलयू फंक्शन परफॉर्म करेगा। फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा, जिस काम के लिए वो सीपीयू में आया था वो काम सीपीयू ने कर दिया। तो इसको बोलते हैं डी एलोकेशन। डी एलोकेट करने का मतलब है सीपीयू उसको कहेगा ठीक है आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, अब आप जाइए बाय बाय, है ना, क्योंकि रैम लिमिटेड है तो इसलिए वो प्रोसेस क्या होगा, डी एलोकेट हो जाएगा, यानी टर्मिनेट हो जाएगा। फिर इसके बाद वेटिंग और ब्लॉकिंग स्टेज है, यानी हाई प्रायोरिटी टास्क और मल्टीटास्किंग यहां पर आता है। अब वेट कोई प्रोसेस क्यों करता है, जरा समझो इस चीज को बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। सपोज करो सीपीयू किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, हो सकता है बाहर एक ऐसा प्रोसेस वेट कर रहा हो जिसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करिए किसी फाइल में कुछ लिख रहे थे, है ना, जैसे मैं नोटपैड में कुछ लिख रहा हूं। अब सपोज करिए कि मेरी जो सिस्टम की बैटरी है वो डाउन हो गई, तो हमारा सिस्टम क्या करेगा, सारा काम छोड़कर सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले करेगा कि काइंडली प्लग योर बैटरी, है ना, काइंडली प्लग इन योर बैटरी, ऐसा करता है वो, मैसेज शो करता है। तो इसका मतलब कि रीड राइट करने से ज्यादा भी प्रायोरिटी किसकी हाई थी, कि भाई चार्जर से कनेक्ट कर लो वरना जितना भी लिखा हुआ है वो सब टाटा बाय बाय हो जाएगा, है ना। तो सिस्टम में ये चीज पहले से फीड होती है। तो इसका मतलब वेट तब करता है कोई भी प्रोसेस जब उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, हाई होती है, और वो करंट वाला जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है उसको रोक दिया जाता है और दूसरे प्रोसेस को सीपीयू में ले आया जाता है ना। तो इसलिए वो क्या करता है, वेट, या फिर इसी को ब्लॉक भी बोलते हैं। तो हाई प्रायोरिटी की वजह से और मल्टीटास्क को एंटर कराने की वजह से ये काम होता है। फाइनली इसमें टाइम क्वांटम का यूज होता है, राउंड रॉबिन टेक्निक का यूज होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का यूज होता है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट का यूज होता है। अब देखो इस चीज को समझिएगा, टाइम क्वांटम का मतलब यहां पर क्या है, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जैसे हमने कभी कभी हम सीपीयू को कह देते हैं कि अच्छा एक काम करो, सिर्फ 2 सेकेंड के लिए हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, फिर उसके बाद टर्मिनेट कर देना। तो कई बार हम सीपीयू को टाइम दे देते हैं कि देखो तुम्हारे पास इतना ही समय है हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो इसे हम बोलते हैं टाइम क्वांटम या फिर राउंड रॉबिन टेक्निक। ठीक है, आगे देखिएगा। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, इसको छोड़ दीजिए अभी, इसको मत समझिए। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, बहुत शॉर्ट में समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। प्रिम्प्ट करने का मतलब होता है छीन लेना, और नॉन प्रिम्प्ट का मतलब होता है जब हम छीनेंगे नहीं। दो प्रोसेस आपस में जब भी काम करते हैं तो इनमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दो प्रोसेस आपस में लड़ जाएं। लड़ने का मतलब है कि किसी की प्रायोरिटी हाई होगी तो वो कहेगा मुझे पहले एग्जीक्यूट करवाओ, और जो करंट में प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा होता है वो कहता है नहीं मैं ही एग्जीक्यूट करूंगा। तो इसे हम बोलते हैं प्रेमशन, जहां पर लड़ाई होती है। लेकिन कह रहा है यहां पर प्रोसेस लाइफ साइकिल में हम ध्यान ये रखते हैं कि ये नॉन प्रिमिटिव रहे,
यानी कोई लड़ाई ना हो, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्रोसेस हमारे एग्जीक्यूट हो, तो रेडी से रनिंग स्टेज में जाने के लिए नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होती है। जबकि रनिंग से आगे बढ़ने के लिए, यानी जब सीपीयू में प्रोसेस आ गया, वहां पर प्रिमिटिव शेड्यूलिंग देखी जाती है, क्योंकि जब सीपीयू में आ गया तो दूसरा प्रोसेस भी सीपीयू में आना चाह रहा है ना, कहेगा ना ना मैं आऊंगा, पहले वाला कहेगा नहीं तुम नहीं आ सकते, मैं ही एग्जीक्यूट करूंगा। तो इस केस में लड़ाई झगड़ा देखा जाता है प्रोसेस के बीच में, और ये झगड़ा अगर बढ़ जाए तो क्या होता है, हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाता है और हमारा सीपीयू कहता है लो हम कोई भी काम नहीं करेंगे, जिसको जो करना है वो कर लो। तो इसमें हमारा जो सीपीयू है, जो सिस्टम है, वो शट डाउन हो जाता है, यानी टर्मिनेट हो जाता है, पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है। बहुत कुछ सीख लिया हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसेस लाइफ साइकिल के बारे में। अब कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपकी क्या होने वाली है, बल्ले बल्ले, है ना। देखिए कैसे, हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन पीएलसी। पीएलसी यानी प्रोसेस लाइफ साइकिल में टोटल कितनी स्टेजेस होती हैं, पहला क्वेश्चन। फटाफट से बताते जाइए आंसर, ताकि मुझे भी समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ गया। ग्रेट, तो बिल्कुल सही आप लोग आंसर बता रहे हैं। कितनी स्टेजेस होती हैं, 5। लगाइए 5 और नमस्ते करके आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स इट्स इंस्ट्रक्शंस। वो कौन सी स्टेट है या वो कौन सी स्टेज है जिसमें प्रोसेसर जो है यानी सीपीयू जो है वो एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को, यानी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, वो स्टेज कौन सी है, रेडी, वेटिंग, रनिंग या स्टार्ट। बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल आप समझ गए वो स्टेज आपकी कौन सी है, रनिंग स्टेज है, जहां पर एग्जीक्यूशन होता है, यानी जहां पर सीपीयू किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, तो वो स्टेज कौन सी है, रनिंग है। अगला देखो, अ प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू, कह रहा है कोई भी प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट मतलब, टर्मिनेशन का मतलब तो समझ रहे हैं ना आप लोग, बिल्कुल कॉमर्स वाले हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। टर्मिनेट करने का मतलब किसी इंप्लॉय को टर्मिनेट कर दिया मतलब निकाल दिया, या किसी प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया मतलब निकाल दिया, या एंड कर दिया। तो कोई भी प्रोसेस एंड कब हो सकता है, नॉर्मल एग्जिट हो जाए उसकी, फैटल एरर, कोई एरर आ जाए, किल्ड बाय अनदर प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस उसका काम तमाम कर दे, है ना, या फिर ये सभी हो सकते हैं। तो बताइए अपने सुपर आईक्यू का यूज करते हुए, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वैभव, अंकित, प्रवीण, सौरभ, बहुत बढ़िया, टैलेंटेड तो हैं आप लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है, हो भी क्यों ना सचिन सर के स्टूडेंट हैं। तो बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दी मेंशन्ड यानी ऑल ऑफ दीज इज दी करेक्ट वन। नॉर्मल एग्जिट भी हो सकती है टर्मिनेशन के केस में, फैटल एरर यानी कोई एरर आ गई प्रोसेस में, तब भी ऐसा हो सकता है कि वो टर्मिनेट हो जाए, या कोई दूसरा प्रोसेस कह दे नहीं भाई तुम हटो मैं आऊंगा तुम्हारी जगह, है ना, तो ये भी टर्मिनेशन का रीजन बन सकता है। वेरी गुड, नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द रेडी स्टेट ऑफ अ प्रोसेस। बताइए, किसी भी प्रोसेस का जो रेडी स्टेट होता है वो क्या होता है। व्हेन प्रोसेस इज शेड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, व्हेन प्रोसेस इज अनेबल टू रन अंटिल सम टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, व्हेन प्रोसेस इज यूजिंग द सीपीयू, या फिर नन ऑफ दीज। तो रेडी का मतलब क्या होता है, रैम, है ना, रेडी मतलब क्या है, द स्टेज ऑफ रैम। अगर रैम में आ गया है कोई प्रोसेस तो इसका मतलब रेडी है वो। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, दैट इज व्हेन प्रोसेस इज शेड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन। जब वो प्रोसेस को शेड्यूल कर दिया गया है कि अब तुम्हारा नंबर आने वाला है ना, जैसे इंटरव्यू में होता है, इंटरव्यू एक एक करके होता है, और इंटरव्यू होने से पहले जो बाहर गार्ड बैठा होता है ना, वो क्या करता है, इंटीमेट कर देता है कि भाई आ जाओ, है ना, आपका इंटरव्यू होने वाला है, अब आप थोड़ा सा अलग बैठ जाइए यहां पर आकर। जैसे ही वो निकलेगा वैसे ही आप जाएंगे। तो इसका मतलब व्हेन प्रोसेस इज शेड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, दैट इज कॉल्ड
रेडी स्टेट। वेरी गुड अंकित, अरुणा, प्रैक्टिस ऑल थिंग्स ऑन डिमांड। वाह, क्या क्या नाम रखते हैं आप लोग। मतलब ये नाम खुद रखते हैं या पंडित से रखवाते हैं? चलो, व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। कह रहे हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। इंटर प्रोसेस का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया कि एक से ज्यादा प्रोसेस होते हैं और एक से ज्यादा प्रोसेस होंगे तो उनमें आपस में क्या करना होगा, कोऑर्डिनेशन करना होगा, कम्युनिकेशन करना होगा। तो व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन विद इन द प्रोसेस, कम्युनिकेशन बिटवीन द टू प्रोसेस, कम्युनिकेशन बिटवीन टू थ्रेड ऑफ सेम प्रोसेस, या नन ऑफ द मेंशन्ड। तो बिल्कुल क्लियर है, दो से या दो से ज्यादा प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेट करना ही क्या है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बिटवीन दी टू और मोर देन टू प्रोसेस है ना, वी कैन से दैट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है, थर्ड आंसर क्यों नहीं हुआ। देखो फर्स्ट तो हो नहीं सकता, विद इन दी प्रोसेस कह रहा है। सेकेंड बिल्कुल सही है क्योंकि दो प्रोसेस या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। थर्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि लिखा हुआ है कम्युनिकेशन बिटवीन टू थ्रेड ऑफ सेम प्रोसेस। तो सेम प्रोसेस तो नहीं होगा ना, अलग अलग प्रोसेस ही होंगे यहां पर। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज टू। अदर नेक्स्ट देखो, अगेन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है डेडलॉक से। अ सेट ऑफ प्रोसेस इज डेडलॉक इफ। देखो डेडलॉक की कंडीशन कौन सी होती है इसको जरा समझ लो, है ना, ये हमने आपको बताया नहीं है अभी तक। डेडलॉक की कंडीशन होती है, सपोज करिए कि आप एक शादी में गए हैं, ठीक, और आप लेट हो गए जाने में, है ना। अक्सर जो लोग होते हैं बड़े लोग आप लोग की तरह, है ना, वो लेट हो जाते हैं, बहुत लेट पहुंचते हैं कहीं भी, तो बहुत लेट हो गए शादी में। अब वहां देखिए प्लेटें और बॉल्स का जो सिस्टम था वो कम हो गया था। आप दो लोग पहुंचे, आप और आपका फ्रेंड। वहां पर एक प्लेट थी और एक बाउल रखी हुई थी, या आप कह सकते हैं एक प्लेट थी और एक स्पून थी। आपने क्या किया, प्लेट उठा ली, और आपके फ्रेंड ने क्या किया, स्पून उठा ली। अब आप अपने फ्रेंड से कह रहे हैं कि तुम मुझे स्पून दो, और वो आपसे कह रहा है कि आप मुझे प्लेट दो। समझ में आ गई बात। ना आप उसको प्लेट दे रहे हैं ना वो आपको स्पून दे रहा है, इसका मतलब कि वहां क्या लग चुका है, डेडलॉक। इज दैट क्लियर। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ डेडलॉक। अब ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं और ना तो वो कुछ खा पा रहा है, तो दोनों लोग क्या है, रिसोर्सेस की वजह से, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्स, अटके हुए हैं एक ही जगह पर, और अटके हैं तो भटके हैं, है ना, और इसी को क्या बोलते हैं, डेडलॉक की कंडीशन। अब देखो इसका आंसर क्या होगा डेडलॉक के केस में। अब कंप्यूटर में भी ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में डेडलॉक लग जाता है, जहां प्रोसेस लिमिटेड होते हैं, जहां रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, वी कैन से, है ना। इस केस में क्या लगता है, डेडलॉक। ईच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो फॉर एवर। कह रहा है डेडलॉक का मतलब है कि ईच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड, प्रोसेस ब्लॉक हो गया है और वेट कर रहा है, विल रिमेन फॉर एवर, और ब्लॉक ही है हमेशा के केस में। सेकंड कह रहा है ईच प्रोसेस इज टर्मिनेटेड, हर एक प्रोसेस टर्मिनेट हो गया है। थर्ड कह रहा है ऑल प्रोसेसेस आर ट्राइंग टू किल ईच अदर, या नन ऑफ दी मेंशन्ड। समझ में आ गया, तो बिल्कुल सही। ईच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो फॉर एवर। ना तो आप उसको प्लेट दे रहे हैं ना वो आपको स्पून दे रहा है, क्या हो गया इस केस में, ब्लॉक हो गया, है ना। दोनों ही लोग खा नहीं पा रहे हैं। डेडलॉक को तोड़ा कैसे जा सकता है, आम सहमति से, है ना। जैसे अक्सर क्या होता है, पहले आप, है ना, एक गाड़ी जा रही थी, उसमें एक लखनऊ के महान भाव थे। अब लखनऊ जो है बहुत ही शिद्दत का और बहुत ही, आप जानते हैं, बहुत नेचर वाला जगह मानी जाती है। तो पहले आप के चक्कर में ट्रेन जा रही थी और दोनों लोग जा ही नहीं पाए, है ना। तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन भी आपकी डेडलॉक हो गई, राइट। तो यानी डेडलॉक कंडीशन का मतलब क्या है, जहां पे दोनों ही प्रोसेस जो हैं वो वेट कर रहे हैं किसी ना किसी चीज का, और वो जो है वो अनलिमिटेड हो गया, एक लूप में अनलिमिटेड हो गया है वेट। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड डेडलॉक कंडीशन। अगला देखिएगा, द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द करंट प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय द। ये क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन है जो इस बार एग्जाम में जरूर आएगा। इसको लिख लो, इसको रट लो, और एग्जाम के बाद थैंक यू बोल देना, है ना। ये आएगा ही आएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
the address of the next instruction to be executed by the current process is provided by the CPU रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेस स्टैक या पाइप। इसका आंसर होगा प्रोग्राम काउंटर। क्या होगा? प्रोग्राम काउंटर। अब ये प्रोग्राम काउंटर होता क्या है? देखो होता क्या है कि इसको इस तरीके से समझिए जैसे एक ट्रेन है। तो ट्रेन में क्या होता है, जो एक बोगी है ना, एक जो डिपार्टमेंट है वो आगे वाले डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है और वो पीछे वाले डिपार्टमेंट से भी क्या होता है, कनेक्टेड होता है ना। ऐसी तो ट्रेन हमारी बनती है। तो यहां पर क्या है, एक तरीके से आप मान के चलिए कि जो आगे वाले का एड्रेस है वो पीछे वाले ने स्टोर करके रखा हुआ है और उसे पता है कि हमारे आगे वाली जो बोगी है उसका एड्रेस क्या है। तो इसे हम बोलते हैं क्या, ये एक तरीके का रजिस्टर है जिसे बोला जाता है प्रोग्राम काउंटर। तो याद रखिएगा कभी भी एड्रेस और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की बात होगी तो ये आंसर आपको बिल्कुल सही देना है, दैट इज कॉल्ड पीसी यानी प्रोग्राम काउंटर। वेरी गुड, है ना। तो कई सारे कैंडिडेट्स ने बिल्कुल सही जवाब यहां पर दे भी दिया है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? तो पीएलसी यानी प्रोसेस लाइफ साइकिल से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन डेडलॉक से आपका बनेगा ही बनेगा और प्रोग्राम काउंटर से भी क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। तो इसको याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन बनता है नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेडलॉक। डेडलॉक को लगाने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, यानी जिस अभी डेडलॉक की जो बात की थी स्पून और प्लेट के बारे में, उसके लिए कितनी कंडीशंस का होना मैंडेटरी है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली कंडीशन होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यानी नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेडलॉक क्या होनी चाहिए, आम सहमति। यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन यानी कम से कम दो प्रोसेस तो होंगे ही होंगे और इनमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा, यानी ये दोनों किसी एक ही रिसोर्स के लिए जा रहे होंगे, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन। होल्ड एंड वेट की कंडीशन होगी, यानी दोनों ने ही कुछ ना कुछ होल्ड किया होगा और दोनों ही किसी प्रोसेस के लिए वेट कर रहे होंगे, है ना। अगेन देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, दो लोग पार्टी में गए तो इसका मतलब कम से कम दो लोग होने चाहिए डेडलॉक के लिए, या दो प्रोसेस होने चाहिए कंप्यूटर के सेंस में। दोनों में होल्ड और वेट की कंडीशन होनी चाहिए, यानी दोनों के पास कुछ ना कुछ हो और दोनों ही किसी ना किसी चीज के लिए वेट कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, होल्ड एंड वेट। तीसरा है नो प्रीमिशन का केस, यानी दोनों ही छीन ना रहे हो आपस में किसी से भी, है ना। देखो आपके पास क्या थी, एक के पास प्लेट थी और एक के पास स्पून थी। अब वो चाहें तो डेडलॉक को तोड़ सकते थे। कैसे? जिसके पास प्लेट है वो स्पून को छीन ले, है ना, और डेडलॉक कंडीशन को ब्रेक कर दे, या फिर जिसके पास स्पून है वो प्लेट को छीन ले। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब प्रेमशन का मतलब क्या होता है, छीना झपटी। तो देयर मस्ट बी नो छीना झपटी, नो प्रेमशन। इस केस में डेडलॉक होगा। और लास्ट केस होता है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट का मतलब कि ये जो वेटिंग करने का समय है ये खत्म ही नहीं हो रहा है, दोनों ही वेट कर रहे हैं किसी ना किसी चीज का और वो वेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों सहमत नहीं है आपस में चीजों को शेयर करने के लिए, है ना, या देने के लिए या सरेंडर करने के लिए। तो इसका मतलब सर्कुलर वेट का भी होना जरूरी है डेडलॉक की कंडीशन को रखने के लिए। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में यह भी बनता है कि डेडलॉक के लिए कौन कौन सी चीजों का होना मैंडेटरी है। तो याद रखिएगा म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रेमिशन और सर्कुलर वेट। क्या ये बात समझ में आई? बताइएगा एक बार। तो इसी के साथ आपके छोटे छोटे टॉपिक्स खत्म होते हैं। अभी तक हम लोग किस किस के बारे में बात कर चुके हैं? सबसे पहले हमने बात करी प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। फिर हमने बात करी कि प्रोसेस की कितनी स्टेजेस होती हैं, यानी प्रोसेस लाइफ साइकिल क्या होता है। फिर इसके बाद हमने बात करी कि बेसिकली जो प्रोसेस होते हैं वो कई सारे होते हैं,
तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। फिर हमने ये देखा कि डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक को कैसे अवॉइड किया जा सकता है और डेडलॉक में कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। इन टॉपिक्स को पार कर लेने के बाद, खत्म कर लेने के बाद, अब प्रोसेस जो है वो पूरा एंड हो चुका है। सीपीयू और प्रोसेस का रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब हम एक नए टॉपिक पर कदम रख चुके हैं और ये है मल्टीमीडिया। बहुत ही शानदार टॉपिक है। आप जानते हैं मल्टीमीडिया एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है और बहुत आसान टॉपिक भी है। तो फ्री के ये टॉपिक आपको 4 से 5 नंबर दिला देगा, है ना, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। तो इसको जरूर बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। मल्टीमीडिया पर हमने एक वीडियो और आपके लिए दी हुई है, जो अपलोडेड वीडियो में आप देखेंगे वहां पर भी हमने मल्टीमीडिया को डिस्कस किया हुआ है, जहां पर रास्टर इमेज, वेक्टर इमेजेस, टाइप्स ऑफ इमेजेस, है ना, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो उसको भी आप देखिएगा और साथ में यहाँ पर जो बातें बता रहे हैं उनको भी बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या उठता है कि मल्टीमीडिया होता क्या है, व्हाट इज बेसिकली अ मल्टीमीडिया इज। तो बहुत क्लियर है हम लोग को ये बात। मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है, जहां पर हम ऑडियो भी हो, जहां पर हमारी वीडियो भी हो, ऑडियो है साथ में वीडियो है, साथ में इमेज है, साथ में टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, ये सब क्या है, मल्टीमीडिया। यानी अभी आप हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सामने टेक्स्ट देख पा रहे हैं, कुछ इमेजेस देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये सब क्या है, एक तरीके से मल्टीमीडिया ही तो है। तो इंटीग्रेशन ऑफ टेक्स्ट, ड्राइंग्स, स्टिल एंड मूविंग इमेजेस, स्टिल इमेजेस, मूविंग इमेजेस मतलब वीडियोस, ग्राफिक्स के फॉर्म में, ग्राफिक्स, ऑडियो, एनिमेशन, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीमीडिया। ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीमीडिया में एक बहुत शानदार टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड वार्पिंग। दो चीजें होती हैं, एक होता है वार्पिंग और एक होता है मॉर्फिंग। इन दोनों से भी क्वेश्चन आपका आता ही आता है, डैम श्योर है। तो व्हाट इज वार्पिंग इन मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया में वार्पिंग क्या होता है। इस इमेज को जरा ध्यान से देखिए, यही इसका आंसर है। डिजिटली मैन्युपुलेटेड एन इमेज, यानी जब हम किसी भी इमेज को क्या करते हैं, डिजिटली मैन्युपुलेट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वार्पिंग। ऐसा कभी होता है क्या, बिल्कुल होता है। आप देखें तो कई बार फेसबुक में भी, है ना, जो आपका ऑप्शन दिया होता है फेस का, है ना, वहां पर अलग अलग तरीके से फेस के ऊपर आप देखते हैं चीजें लग जाती हैं, है ना, उसके ऊपर अलग अलग तरीके से फेस बन जाते हैं। कभी किसी एनिमल का बन जाता है, कभी ताज लग जाता है ना, बहुत सारी चीजें लग जाती हैं। कभी कोई बंदर बन जाता है तो कभी कुछ बन जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वार्पिंग इन मल्टीमीडिया। ठीक है, ये किसकी फोटो है तो डिजिटली मैन्युपुलेटिंग एन इमेज इज कॉल्ड वार्पिंग। ठीक, फोटो किसकी है इस पर मत जाओ, इस फोटो की बनावट पर जाओ, इसे कहते क्या है, दैट इज वार्पिंग। अब इसको याद कैसे रखें, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखिएगा। अगर किसी की इमेज को ऐसा करके दिखाओगे तो क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी, और लड़ाई का मतलब क्या हो जाता है, वॉर। ठीक है, तो वॉर होती चली जाएगी, इसका मतलब जो चीज कॉन्टिन्यूअस होती है उसमें क्या लगता है, आईएनजी, तो इसका मतलब वार्पिंग। ठीक, याद रहेगा। तो डिजिटली मैनिपुलेशन एंड इमेज इज कॉल्ड वार्पिंग। वार्पिंग का हिंदी में मतलब होता है खींचना, यानी किसी भी इमेज को पकड़कर, वार्पिंग मतलब क्या है, खींचना। तो हम जब किसी भी चीज को खींचते हैं पकड़कर, है ना, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड वार्पिंग। तो यहां पर हमने क्या किया है, इमेज को खींच दिया है, स्ट्रेच कर दिया है, दैट इज कॉल्ड वार्पिंग। ठीक है, वार्पिंग इज द डिस्टॉर्शन ऑफ वन स्टैटिक इमेज टू प्रोड्यूस अनदर स्टैटिक इमेज। कह रहा है वार्पिंग का मतलब क्या होता है, डिस्टॉर्शन करना, यानी इमेज को पूरी तरीके से खराब कर देना, ऑफ वन स्टैटिक इमेज, किसी एक पार्टिकुलर स्टैटिक इमेज को, टू प्रोड्यूस अनदर स्टैटिक इमेज, और इसकी मदद से हमने क्या किया, एक इमेज को पूरी तरीके से खराब किया और कोई दूसरी इमेज में हमने इसको बदल दिया, है ना। तो ये लग रहा है ना कि ये जो प्राणी यहां पर बने हुए हैं ये किसी दूसरे गोले से आए हुए हैं, है ना, ये पृथ्वी के तो नहीं लग रहे हैं देखने में। तो इसका मतलब हमने इसको क्या किया है, वार्पिंग कर दिया है। अब ये जिसकी भी इमेज होगी,
है ना। अगर उसको ये पता चल गया तो क्या होगा, बहुत वार होने वाली है, दैट इज कॉल्ड वार्पिंग। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब इसके बाद एक और बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड मॉर्फिंग। ये भी कॉन्सेप्ट एग्जाम में आएगा ही आएगा, है ना, तो दोनों बढ़िया हैं। जैसे कि हमने वार्पिंग में देखा था, वार्पिंग का मतलब क्या होता है, खींचना। मॉर्फिंग का मतलब होता है मल्टीमीडिया में आकार बदलना, आकार बदलना। जैसे कि ये भी आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया में आजकल, है ना, कई सारे होते हैं, कई बार आपकी अपनी इमेजेस में बहुत सारी ब्राइटनेस लगा देते हैं या कई बार उसके आकार को बदल देते हैं, है ना। कई बार आप देखते हैं सोशल मीडिया में इस तरीके की फोटो भी काफी वायरल होती हैं, जहां पर एक इंसान को बदलते 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 कोई एक स्टार दिखा देते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। या फिर ऐसे भी दिखाते हैं कि आप इस समय ऐसे लग रहे हैं, है ना, और आज से 50 साल के बाद जब आप बुढ़े हो जाएंगे, है ना, तो आप कैसे लगेंगे। देखते हैं इस चीजों को। तो इस तरीके के कई सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, आप जानते हैं। इसी को बोलते हैं, आकार के बदलने को बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड मॉर्फिंग। तो मॉर्फिंग इज एनिमेशन दैट चेंजेस वन इमेज स्लोली और ग्रेजुअली इनटू दी अनदर इमेज। तो किसी एक पार्टिकुलर इमेज को बहुत धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली किसी दूसरी इमेज में बदलना, दैट इज कॉल्ड मॉर्फिंग। तो ये एक मोहतरमा है यहाँ पर, है ना, आप देख सकते हैं। इनको धीरे धीरे बदलते बदलते ऐसा बदल दिया कि एक जगह पर ये बिल्ली बन गई है और दूसरी जगह पर शेर जैसा लुक यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर किसी भी इमेज को हम चेंज कर रहे हैं तो मॉर्फिंग एन एनिमेशन दैट चेंजेस वन इमेज इनटू अनदर। देखो अलग अलग है। पहले वाले केस में हमने क्या किया था, वार्पिंग में इमेज को खींच दिया था, तो इमेज आपकी सेम थी लेकिन इमेज खींच दी गई, दैट इज वार्पिंग। मॉर्फिंग के केस में क्या कर दिया है, इसको बदल दिया गया है धीरे धीरे किसी एक पार्टिकुलर अलग, है ना, अलग इमेज में, डिफरेंट इमेज में, दैट इज कॉल्ड मॉर्फिंग। हाँ, स्नैपचैट बिल्कुल आंसर हो सकता है रोना, है ना, खूब करके देखा है इसका मतलब, वेरी गुड। समझ में आ गया दोनों का मतलब क्या है। अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ था उससे वो क्या आया हुआ था, है ना। देखो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाते। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिजिटली मैन्युपुलेटिंग एन इमेज, इमेज को मैन्युपुलेट करना, सच दैट एनी शेप्स पोर्ट्रेड इन द इमेज हैव बीन सिग्निफिकेंटली डिस्टॉर्टेड। तो नाम से ही पता चल गया यहां पर क्या लिखा हुआ है, डिजिटली मैन्युपुलेशन लिखा हुआ है और डिस्टॉर्टेड लिखा हुआ है ना। वहां पर भी हम लोग ने देखा था डिस्टॉर्शन वर्ड आया था, दैट इज व्हाट वी कॉल, इसे हम क्या बोलते हैं, वार्पिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इस बार मॉर्फिंग पूछा जा सकता है या वार्पिंग से भी क्वेश्चन चेंज करके पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इन 3D इमेज में आफ्टर एनिमेशन इज क्रिएटेड, एक बार जब हम एनिमेशन बना लेते हैं, एडिंग स्पेशल इफेक्ट, किसी एक स्पेशल इफेक्ट को ऐड करके, इसे हम क्या बोलते हैं, मॉडलिंग या रेंडरिंग, रेंडरिंग या मॉर्फिंग, मॉडलिंग या वार्पिंग, या मॉर्फिंग के साथ वार्पिंग। ठीक है प्रवीण कुमार, पैडिंग जो आप पूछ रहे हो वो HTML का कॉन्सेप्ट है। सेल पैडिंग होती है, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर जो आप कंटेंट लिखते हैं किसी एक पार्टिकुलर सेल में, जैसे MS एक्सेल है सपोज, है ना, उसमें एक सेल है, उस सेल में जो आपने कंटेंट लिखा उसके और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होती है ना, दैट इज कॉल्ड सेल पैडिंग। और ये कॉन्सेप्ट किसमें आता है, HTML में। ठीक, तो बिल्कुल सही इसका आंसर होगा आपका मॉर्फिंग एंड वार्पिंग। तो 3D इमेज के केस में ही हम क्या करते हैं, मॉर्फिंग का भी यूज करते हैं और वार्पिंग का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, डैश कॉम्प्रेशन रिटेन्स द एग्जैक्ट इमेज थ्रू आउट द कॉम्प्रेशन। देखो कॉम्प्रेशन करने की, किसी भी इमेज को कॉम्प्रेस करने की दो टेक्नोलॉजी होती है। क्या आप बता सकते हैं कि इमेज कॉम्प्रेशन में यूज होने वाली दो टेक्नोलॉजी कौन सी हैं। अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो मेरा देख लिया होगा जो मैंने पढ़ाया है आपको मल्टीमीडिया में, तो आपको इस समय तक पता चल गया होगा कि दो कॉम्प्रेशन टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होती है। फटाफट से बताओ।
थाइनोस इन एवेंजर, राइट, करेक्ट। जल्दी बताओ, कॉम्प्रेस करने का मतलब क्या होता है, ये तो आप समझ रहे हैं, यानी किसी भी इमेज के साइज को कम करना, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। मेरा क्वेश्चन ये है नहीं, मेरा क्वेश्चन है पहले ये बताओ कि कंप्रेशन कितने तरीके के होते हैं। दो तरीके के होते हैं, याद रखिए, किसी ने बताया नहीं है, पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग। हाँ, लॉसलेस और लॉसी, दो तरीके के कंप्रेशन होते हैं, एक लॉसलेस होता है और एक लॉसी होता है। लॉसलेस मतलब जहां पर आप किसी भी इमेज को कंप्रेस करें लेकिन उसकी क्वालिटी कम ना हो, दैट इज कॉल्ड लॉसलेस। और दूसरा होता है लॉसी। लॉसी का मतलब कि आप कंप्रेस करें और उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीग्राम और व्हाट्सएप, जब आप व्हाट्सएप के थ्रू कोई इमेज भेजते हैं तो वो लॉसी होती है, यानी उस इमेज में कंप्रेस होता है और उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। और आप यही काम अगर टेलीग्राम के थ्रू करेंगे, कोई इमेज भेजेंगे, तो वो लॉसलेस है, यानी वो कंप्रेस तो हो जाएगी लेकिन वो अपनी क्वालिटी को डिग्रेड नहीं करती। तो यहां पर क्या कह रहा था, कंप्रेशन रिटेन्स द एग्जैक्ट इमेज, यानी क्वालिटी डिग्रेड नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है, यानी लॉसलेस यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक, समझ में आ गया। तो कंप्रेशन के केस में याद रखिएगा, लॉसी भी हो सकता है और लॉसलेस भी। लॉसी मतलब जहां पर कंप्रेस करने पर इमेज में क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, लॉसी है। जहां पर कंप्रेस करने पर क्वालिटी पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आ रहा, दैट इज कॉल्ड लॉसलेस। ग्रेट। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, सफिशिएंट है इतना आज के लिए। बाकी ऐसे ही और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे लगातार, कल भी सेशन है ना, तो बाकी के क्वेश्चंस को और टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड चीज़ों को कल हम लोग डिस्कस करते हैं। पढ़िए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेकिन जितने भी वीडियोस दे दिए हैं उनको एक बार जरूर अपने कानों के आगे से और अपने आंखों के आगे से जरूर निकालिए। ठीक, सारे वीडियोस की एक बार वॉइस अपने कानों तक जाने दीजिए और जितना भी दिया गया है कंटेंट एक बार देखिए जरूर। राइट, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।